everyone. This is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्य कोचिंग रोहड़ू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 7। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि बाजार संरचना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, चाहे आप इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना आप लोगों के लिए, इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपके टीजीटी में, आपके पीजीटी में या फिर आपके किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात करें, वहाँ पे इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारे पास कुछ एक चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसको कि हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या आपके पास एक्टिविटीज होती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो भी आपके पास मार्केट में घटित होती है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक गतिविधि का पता करेंगे कि आर्थिक गतिविधियां हमारी होती क्या है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है जी, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते रहते हैं, विनिमय करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आय या संपत्ति को अर्जित करने के लिए जितनी भी गतिविधियां की जाती है, जितने भी प्रयास किए जाते हैं, उन सभी को हम आर्थिक गतिविधियां बोलते हैं, जिसके द्वारा हमको आय का सृजन होता है, यानी कि हमारी इनकम बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। फिर चाहे हम प्रोफेशन टीचिंग का लें, चाहे हम फार्मिंग का लें, चाहे फिर हम एक डॉक्टर की बात करें, सभी के सभी लोग जो है इनकम को अर्जित करने के लिए, आय को अर्जित करने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। इसी वजह से हम इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम देते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है कि आर्थिक गतिविधियां वे मानव प्रयास है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विनिमय के माध्यम से आय या संपत्ति अर्जित करने के लिए की जाती है। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को ये चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना बेटा, इसके साथ में संबंध किसका होता है, आपके बाजार का संबंध होता है। ठीक है, हम बात करते हैं बाजार या फिर मार्केट की। अब बाजार आपके पास क्या है, क्योंकि हम देखिए अब यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझने से पहले, इसका ढांचा या इसकी संरचना समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बाजार एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बाजार देखिए, अगर हम एक जनरल टर्म में बोले ना, तो बाजार आपका क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा या बेचा जाता है, मतलब कि आदान प्रदान होता है वस्तुओं और सेवाओं का। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट के लिए एक फिजिकली लोकेटेड आपके मार्केट होना जरूरी नहीं है, मतलब एक फिजिकल लोकेशन होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हम देखते हैं ना अपने लोकल मार्केट्स कि एक पर्टिकुलर स्थान है उसी को हम बाजार कहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में कोई भी माध्यम आपका हो सकता है। फिर चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम की आजकल बात करें तो आजकल आपके पास बड़ा ट्रेंडिंग है, क्योंकि हम कोई भी सामान है मार्केट जाने के बजाय हम उसको ऑनलाइन लेना प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब बाजार चाहे आपके पास ऑनलाइन है चाहे आपके पास ऑफलाइन है, होना क्या चाहिए, वहां पे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होना चाहिए, वो हमारे पास मार्केट कहलाती है। ठीक है जी, अ मार्केट इज अ सिस्टम और प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए बायर एंड सेलर्स, क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। फिर चाहे वो आपका ऑनलाइन हो, चाहे आपका ऑफलाइन हो, चाहे वो फिजिकली लोकेटेड हो, चाहे आपका फिजिकली लोकेटेड ना हो। ठीक है, अब देखिए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया ये सारी चीजें जितनी भी मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ ना, ये साइमल्टेनियसली आपकी चलेगी, यानी कि एक के साथ दूसरी चीज आपकी रिलेटेड है, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट्स आगे समझ में आएंगे। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं बाजार की। बाजार में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं। वस्तुओं को खरीदेंगे तो उसका मतलब हमने उन वस्तुओं की क्या की, डिमांड की, मांग की। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपकी डिमांड की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, मांग क्या होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में, जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं एक निश्चित दी गई कीमतों पर, मतलब कि कीमतें जो है वस्तुओं की, उन दी गई निश्चित कीमतों पर हम वस्तुओं को खरीद कर ले आए, उसको हम क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। यानी कि मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय में किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम होता है। मतलब कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको खरीदने की आपकी इच्छा है और आप उसको लेने के लिए सक्षम भी है, यानी कि आपके पास उतना पैसा है कि आप उसको ले सकते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उसको, तो उसको हम मांग कहते हैं। यहाँ पे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भाई एक होती है मांग और एक होती है आपके पास इच्छा। यानी कि इच्छा में आपके पास क्या चीज आएगी,
इच्छा का मतलब होता है डिजायर, एंड डिजायर इन द सेंस आपके पास जब हम किसी वस्तु को सिर्फ चाहते हैं कि हमको ये चीज परचेज करनी है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, कार लेनी है जिसकी कीमत है आपकी 20 लाख रुपए। ठीक है, अब 20 लाख रुपए अगर मेरे पास होंगे ही नहीं तो वो इच्छा हमारी इच्छा ही रह जाएगी, मांग हमारी कभी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि मांग के लिए आपके पास किस किस चीज का होना आवश्यक है। मांग के लिए मैंने आपको बताया, देखिए सक्षमता का होना आवश्यक है, यानी कि आपके पास उतना पर्याप्त धन, यानी कि परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, परचेजिंग पावर हमारी होनी चाहिए। परचेजिंग पावर हमारी होनी चाहिए मतलब हमारी इनकम भी उस लेवल की होनी चाहिए कि हम जो हमारी इच्छा है उस वस्तु को हम खरीद के ला भी सके। ठीक है जी, तो यही चीज हमारे पास डिफरेंस है इच्छा में और मांग में, आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसमें वन अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म को देखने से पहले हम ये कह लेते हैं आप सभी को कि ये जो मांग का कॉन्सेप्ट है ना, ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1890 में, जब उनकी बुक पब्लिश हुई थी। कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मांग, पूर्ति, मांग की लोच, पूर्ति की लोच, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है जी, तो आगे हम बात करते हैं आपके पास में इसी से संबंधित एक दूसरा टॉपिक है आपके पास, मांग से ही संबंधित, और ये है आपका मांग का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली मांग के नियम की हम व्याख्या करेंगे। अब देखिए बेटा, मांग का जो नियम है, अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो मांग के नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि जो हमारी मांग होती है ना, अब हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उस पे बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ता है? जैसे हमारी इनकम हो गई, यानी कि अगर हमारी आय अच्छी है, आय हमारी ज्यादा है, तो इसका मतलब हम ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे। एंड अगर हमारी आय कम है तो इसका मतलब हम कम वस्तुओं की मांग करेंगे। ऑब्वियसली जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमारी हम कह सकते हैं कि मांग भी नहीं होगी। ठीक है, एक तो हो गया आपका इनकम, दूसरा हो गया आपके पास आपकी रुचियां और पसंद, मतलब कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जो वस्तु आप खरीदना चाह रहे हैं वो आपको पसंद है भी या पसंद नहीं है। अगर तो वो वस्तु आपको पसंद है, इट मीन्स आप उसको लेंगे, आप उसकी मांग को बढ़ाएंगे। अगर वो वस्तु आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब है आप उसकी मांग को कम कर देंगे, उसकी मांग को नहीं बढ़ाया जाएगा। एंड दूसरा होता है आपके पास में आपका प्राइस लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल, यानी कि कीमत कितनी है। अगर अब देखिए वस्तुओं की कीमत अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वस्तु महंगी होगी और आप उसकी डिमांड को कम कर देंगे। एंड वस्तु की कीमत अगर कम है तो इट मीन्स आपके पास वस्तु सस्ती होगी और आप उसकी मांग को बढ़ा देंगे, डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा ही दिया गया था। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अन्य बातों का मतलब है जितने भी तत्व जो है ना मांग को प्रभावित करते हैं वो सभी तत्व हमारे स्थिर रहेंगे। जैसे कि इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, या कोई दूसरे तत्व है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल में आएगा। ठीक है, प्राइस लेवल में आएगा। तो यहाँ पे मांग का नियम क्या बोलता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि इनकम को अगर समान माना जाए, इनकम को स्थिर माना जाए, कोई चेंज नहीं हुआ है इनकम में, या फिर आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उस समय आपके कीमत में चेंज होने से मांग में चेंज आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा। कैसे? प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि मांग और कीमत के बीच में नकारात्मक संबंध पाया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, और ये जो अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम है, समटाइम्स आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सिटरस, सिटरस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस एक एजम्पशन है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, या फिर अन्य बातें समान रहने पर। अब क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है कि इकोनॉमिक्स में सिट्रस पेरिबस किसको कहा जाता है? तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए कि अन्य बातें समान रहने पर, मतलब जब किसी तत्व में चेंज नहीं आता है, उसी एजम्पशन को हम सिट्रस पेरिबस की एजम्पशन बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए,
अगली हम बात करते हैं मार्केट में आपके पास क्या है। अब डिमांड तो कर दी, बाजार है, बाजार की हम बात कर रहे थे, लोगों ने डिमांड तो कर दी वस्तुओं की, लेकिन अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई भी होनी चाहिए, यानी कि पूर्ति भी होनी चाहिए। सप्लाई आपके पास कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं, जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है जी। तो सप्लाई का मतलब क्या होगा? सप्लाई का मतलब है वस्तुओं की पूर्ति करना, बाजार में वस्तुओं की अवेलेबिलिटी करना। ठीक है। आपूर्ति वह मात्रा है जिसे विक्रेता किसी निश्चित मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए इच्छुक और सक्षम होता है। अब जब हमने डिमांड कहा था तो वहां पे हम खरीदने के लिए इच्छुक थे, लेकिन जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हम बेचने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सप्लाई होती है आपकी उत्पादक की साइड से और डिमांड होती है हमारी उपभोक्ता की साइड से, यानी कि कंज्यूमर की साइड से। तो यहाँ पे आपकी लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमारी सेम चीजें हैं कि सप्लाई को जो प्रभावित करने वाले तत्व है, अगर उन सभी तत्वों को हम स्थिर मान ले तो आपके प्राइस में चेंज होने के कारण सप्लाई में आपका ज्यादा चेंज आएगा। ज्यादा इन द सेंस देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, वहां पे आपका नेगेटिव रिलेशनशिप था। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, जब आपकी कीमतें बढ़ती है ना वस्तु की, तो आप सोचते हैं कि सप्लाई हमको ज्यादा करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना, और जब आप उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, मान लीजिए आप एप्पल प्रोड्यूसर है, आप एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, तो आप यही चाहेंगे ना कि मेरी जो वस्तु है वो महंगे से महंगे दाम पे बिके। ठीक है जी। इसका मतलब प्राइस आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस आपको जितना ज्यादा मिलेगा आप उतनी ज्यादा सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। लेकिन डिमांड के साइड में उल्टा होता है। जब डिमांड आपको किसी चीज की करनी होती है, जब किसी वस्तु को खरीदना होता है आपको, तो आपको ये लगता है कि भाई जितना कम दाम मिले उतना अच्छा है, जितने कम कीमत में मुझे ये वस्तु मिले उतना ज्यादा अच्छा है। इट मीन्स डिमांड वाली साइड में आपका जो व्यवहार होता है, आपका बिहेव होता है, वो नेगेटिवली रिलेटेड होता है प्राइस के साथ में, और सप्लाई के केस में आपका जो बिहेव है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है आपके प्राइस के साथ में। मतलब सप्लाई जब आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कीमत आपको वस्तु की मिले, और जब आप डिमांड करते हैं वस्तु की तो आप चाहते हैं कि कम से कम कीमत पे आपको वस्तु अवेलेबल हो। तो यही डिफरेंस है आपके पास डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, और लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई के बीच में। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि बाजार क्या होता है। बाजार में आपके पास मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये आपके डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपका, अब देखिए बाजार है, बाजार संरचना की हम बात कर रहे हैं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती है। क्योंकि अब देखो, हम बाजार में जाते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो वस्तु की कीमत कैसे डिसाइड की गई वो हमको नहीं पता। ठीक है। अब हमको वही जानना है कि ये वस्तुओं की कीमतें डिसाइड कैसे की गई है। और अगर मैं आपको बिना कुछ भी यहाँ पे पढ़े हुए, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि एक एक चीज मैंने टू द पॉइंट यहाँ पे नोट करवाई है। मैं आपको सिंपली समझाती हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहाँ पे मैंने जो चीज नोट की है बेटा, यहाँ पे आपका है इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की गई है कि आपका बाजार में जो प्राइस है वो कहाँ डिटरमाइन किया जाएगा। बाजार का प्राइस वहां पे डिटरमाइन होता है जहां पे आपका डिमांड बराबर सप्लाई होती है, यानी कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। वहां पे आपके पास क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस निर्धारित किया जाता है। अगर हम इसको डिमांड कर्व मान के चले, नेगेटिवली डिमांड कर्व बनता है, और अगर हम इसको सप्लाई कर्व मान के चले जो पॉजिटिव स्लोप में होता है। पॉजिटिव इन द सेंस, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको इसको समझाऊं ना, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये देखिए अगर हम यहाँ पे आपका प्राइस ले और यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ली, तो यहाँ पे हमने बोला था कि सप्लाई का क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि सॉरी क्वांटिटी सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई का प्राइस के साथ भी सकारात्मक संबंध होता है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ये देखिए प्राइस आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी आपकी बढ़ रही है। तो इट मीन्स ये आपका जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, सप्लाई वाला और डिमांड वाला इस तरीके से बनता है। इसमें देखो प्राइस आपका पहले यहाँ पे था, ओ से लेके पी के बराबर था, उस समय डिमांड आपकी ओ क्यू थी। ठीक है। अगर प्राइस आपका कम हो गया तो डिमांड आपकी बढ़ गई। ये देखो प्राइस आपका घट गया ना, नीचे को आ गया, तो डिमांड आपकी बढ़ गई इतनी, ओ क्यू वन बढ़ गई, क्यू से क्यू वन तक डिमांड बढ़ गई। तो इट मीन सिंपली इसमें ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली समझिएगा कि
यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है एंड सप्लाई कर्व है, जब ये मिलते हैं आपस में, जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगे वहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस निर्धारित किया जाएगा, यानी कि संतुलन कीमत निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझे तो इसमें क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ओ पी प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इस ओ पी प्राइस पे ओ क्यू के समान क्वांटिटी आपकी बेची जा रही है और खरीदी जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका बाजार में मूल्य निर्धारण। और सिंपली अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, समझ में नहीं आती है चीजें, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि बाजार में जो मूल्य है वो वहां पे निर्धारित होता है जहां पे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपकी बराबर होती है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर वस्तु की ज्यादा मांग होगी, यानी कि डिमांड आप ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपके पास पूर्ति उतनी है नहीं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, कीमतें आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप डिमांड बढ़ा रहे हैं ना। मतलब कि अब देखो, जब हम किसी चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं तो सामने वाला जो बेचने वाला पर्सन है उसको लगता है कि भाई डिमांड तो इसकी ज्यादा है, अब मैं इसकी कोई भी कीमत ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो इट मीन वहां पे प्राइस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगी तब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि बिल्कुल संतुलन मूल्य होगा, जिसमें ना तो आपके पास ज्यादा वृद्धि होगी ना ही आपके पास ज्यादा कमी होगी, बिल्कुल संतुलित आपका बाजार रहेगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसी से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, टाइप्स ऑफ मार्केट। बाजार के कितने प्रकार होते हैं इसको हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा है कंपेटेटिव मार्केट। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धी बाजार या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और बेटा पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है, ये एक ऐसा बाजार है जहां पे आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब कि खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा व्यक्ति है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है, अब देखो बेचने वाले जब बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शन इन द सेंस, अगर एक पर्सन आपसे ज्यादा प्राइस लेता है, एक दुकानदार ज्यादा प्राइस लेता है, तो आप दूसरे दुकानदार से उस वस्तु को ले सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अगर ये एक दुकानदार है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब ये इसमें क्या है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस पर्सन ने, ए वाले ने आपसे किसी कमोडिटी का ज्यादा प्राइस ले लिया, मान लो एक वस्तु आपकी 10 रुपीज की है और ये 20 में बेचता है, तो आप क्या करेंगे, इससे वस्तु को ना लेके इन तीनों के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी कीमतें नहीं बढ़ी ना। तो इसका मतलब है कि ये कंपेटेटिव मार्केट की मेन फीचर क्या होती है कि यहाँ पे प्राइस को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कि प्राइसेस में चेंजेस लाना यहाँ पॉसिबल नहीं होता। जो फर्म होती है वो प्राइस को स्वीकार करने वाली होती है, निर्धारित करने वाली नहीं। प्राइस को कौन निर्धारित करता है, यहाँ पे इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री की स्पेस पे करती है जहां पे डिमांड आपकी होगी, जितनी डिमांड होगी। सिंपल सी बात आपने समझना कि कंपेटेटिव मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पे आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यानी कि बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे बेचने वाले व्यक्ति यानी कि विक्रेता होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब कि जो फर्म है, बेचने वाले लोग हैं, वो अपने हिसाब से प्राइस को निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से प्राइस को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो डिमांड में आपका इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है ना, डिमांड आपकी कम हो जाएगी अगर प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो ये आपके पास इसके मेन फीचर्स अगर हम देखें तो मेन फीचर्स इसके हैं आपकी होमोजीनियस गुड्स, समान वस्तुएं, यानी कि जितने भी आपके पास ये विक्रेता है ना, मैंने जो भी आपको बनाए थे ए बी सी डी, यहाँ पे जितने भी बेचने वाले पर्सन हैं इनके पास समान वस्तुएं होती है, जिनके गुण और विशेषताएं बिल्कुल समान होती है। ठीक है, जैसे अगर हम सेलो पेन की बात करें तो एक पर्सन के पास जैसा सेलो पेन है वैसा ही दूसरे पर्सन के पास भी है, दूसरे दुकानदार के पास भी है, जिसमें किसी भी तरह से कोई भी चेंज क्वालिटी में नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपके पास फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि कभी भी आप बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और कभी भी आप बाजार से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें ना, तो हम कभी भी अपनी दुकान लगा सकते हैं और वहां से बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपकी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट का एग्जाम्पल हो जाते हैं। एंड उसके बाद में आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण जानकारी, के लोगों को कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है, वस्तुओं की प्राइसेस क्या है उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है। प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, ये वही चीज है जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि कीमत जो है यहाँ मांग और आपूर्ति के द्वारा तय की जाती है, फर्म के द्वारा कीमत तय नहीं की जाएगी, यानी कि जो बेचने वाला पर्सन है, प्रोड्यूसर है, वो कीमतों को डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कीमत को डिसाइड करेगा तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मेरी वस्तु की ज्यादा कीमत मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे और भी कंपिटिटर्स अवेलेबल है आपके। ठीक है ना, तो ये थी आपकी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। एंड आगे हम बात करते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट की।
इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेलर्स मार्केट के बारे में, देन हम पढ़ेंगे बायर्स मार्केट के बारे में। यानी कि सबसे पहले विक्रेता का बाजार कैसा होता है, जहाँ पे बेचने वाले को हम देखेंगे मेनली, और जहाँ पे खरीदारों की बात की जाएगी उस तरीके से हम आगे बायर मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह बाजार जहाँ मांग आपूर्ति से अधिक होती है और विक्रेता को अधिक शक्ति मिलती है। अब देखिए सेलर्स मार्केट का मतलब है ऐसी मार्केट जहाँ पे जो डिमांड है ना, डिमांड आपकी ग्रेटर रहती है और सप्लाई आपकी कम रहती है। मतलब मांग लोग ज्यादा कर रहे हैं, वस्तुओं की मांग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उतनी आपूर्ति आ नहीं रही। ठीक है जी। अब जब मैंने आपको बताया था ना कि जब मांग ज्यादा होगी, डिमांड आपकी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कीमतें आपकी बढ़ जाएगी, प्राइसेस आप ज्यादा लेंगे। ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, प्राइस आपके ज्यादा लिए जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं वन बाय वन, क्या सिस्टम यहाँ पे रहता है इसकी। इसमें सबसे पहली जो मार्केट आती है वो होती है मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये ऐसा बाजार है जहां पे केवल किसी वस्तु का एक विक्रेता होता है, ओनली वन सेलर। ठीक है जी, ओनली वन सेलर होगा, नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तु के प्रतिस्थापन अवेलेबल नहीं होंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिसको हम एक के स्थान पे दूसरी वस्तु यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम टी एंड कॉफी की बात करें ना, टी एंड कॉफी मतलब अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है, तो मान लो चाय की कीमत बढ़ गई, आपके पास चाय अब महंगी हो गई, प्राइस बढ़ गया, तो अब वो क्या करेगा, कॉफी पीना स्टार्ट कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके आपस में सब्सटीट्यूट गुड्स है, एक की जगह पे हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास हम कहते हैं जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है ना, इट मीन्स अगर एक पर्सन बेचने वाला है, तो अगर आपको उस कमोडिटी को लेना है उसी सिंगल पर्सन से लेना पड़ेगा। अब खुद सोचिए, एक ही पर्सन के पास सारी की सारी पावर्स है, तो वो तो अपने हिसाब से प्राइस लेगा ना, उसको तो जैसे जितना प्राइस उसको अच्छा लगेगा उतना प्राइस वो लेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे प्राइस में आपके पास वृद्धि की जा सकती है, प्राइस आपके ज्यादा लिए जा सकते हैं। ज्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखते हैं हमारी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में सबसे पहले आता है आपके पास केवल एक विक्रेता के, एक ही विक्रेता आपके पास होगा, कोई प्रतिस्पर्धा यहाँ पे नहीं होगी। मूल्य पर उच्च नियंत्रण, यानी कि मूल्य आपका उच्च लिया जा सकता है, नियंत्रण कंट्रोल आपके पास विक्रेता का होगा। नई फर्मों का प्रवेश अवरुद्ध, यानी कि नई फर्में यहाँ पे नहीं आ पाएगी इजीली मार्केट में, क्योंकि नई फर्में जब इजीली आ जाती है तो उसका मतलब क्या है, वो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन बन जाता है। यहाँ पे क्या है, एक ही फर्म को मोनोपोली है, तो वही जो है मार्केट में अपना राज चलाती है। उसके बाद में आपके पास है डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से डिमांड कर्व होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास हम बोलते हैं सिंपल सी, इसको आपने ध्यान रखना इस विशेषता को, कि हम ना अगर एक विक्रेता चाहता है कि उसकी वस्तु ज्यादा से ज्यादा बिके, यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। अगर एक विक्रेता चाहता है, बेचने वाला चाहता है कि उसकी वस्तु ज्यादा बिके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अगर प्राइस पहले इतना ज्यादा है, यहाँ ओ से लेके पी तक प्राइस है, ज्यादा है ना, ऊपर देखो कितना ज्यादा गैप है यहाँ तक, उस वक्त डिमांड कितनी है, ओ से लेके क्यू तक है, देखो कम है ना डिमांड। अगर मान लीजिए प्राइस आपका कम हो जाता है, इतना हो जाता है, P1 हो जाता है, तो प्राइस के कम होने से डिमांड आपकी बढ़ जाती है, Q2 हो जाती है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिमांड बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ सिंपली, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यहाँ किस लिए होगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा वस्तुओं को बेचना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, तभी आप अधिक वस्तुओं को बेच पाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे आपका मोनोपोली है, एंड किसी शहर में एकल सार्वजनिक औद्योगिक द्वारा विद्युत आपूर्ति, ये भी आपके पास क्या है, मोनोपोली के एग्जाम्पल है, जहां पे सिंगल सिंगल लोग जो है काम कर रहे हैं, सिंगल सिंगल फर्म्स काम कर रही है। ठीक है जी। एंड आगे हम बात करते हैं डुओपोली की। डुओपोली का मतलब है जहां पे आपके पास सिर्फ दो विक्रेता होते हैं, पहले हमारा एक विक्रेता था और यहाँ पे सिर्फ दो विक्रेता होंगे। ठीक है जी, दो विक्रेता होंगे, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, अब इन्हीं दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है आपकी, टू डोमिनेंट फर्म्स, पहले तो दो फर्में हैं, फर्म आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि फर्में जो है आपस में निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, कि मान लो एक फर्म ने प्राइस को कम कर दिया, तो दूसरी फर्म के जो लोग होंगे, मान लो यहाँ पे क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई हम किसी कार का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ए ब्रांड की कार है और यहाँ पे बी ब्रांड की कार है।
ठीक है। अब मान लीजिए ए ब्रांड की जो कार है उसकी प्राइस कम हो जाते हैं और बी ब्रांड के प्राइस आपके नहीं चेंज होते, यानी कि वो अधिक रह जाते हैं, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि इनकी बी ब्रांड की कार को डिमांड नहीं किया जाएगा और ए की डिमांड को बढ़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट करते हैं। एक व्यक्ति या एक फर्म जितना प्राइस चार्ज करता है उसका इफेक्ट पड़ता है दूसरी फर्म पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे आपस में ये बातचीत करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मतलब कि एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से कितना हमने प्राइस रखना है ताकि सिस्टम हमारा सही से चल सके, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एंट्री इज डिफिकल्ट। एंट्री इज डिफिकल्ट मतलब कि यहाँ पे बाजार में प्रवेश होना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फर्म है ना, ये पहले से एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं अभी कार्स का ही हम एग्जांपल लें, तो आपके पास कितनी सारी कार्स है, महिंद्रा की है या फिर आपके पास कोई दूसरी मारुति की है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई नया व्यक्ति वहां पे एंटर करना चाहे मार्केट में तो वो नहीं कर पाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो लोग पहले से गाड़ियां बेच रहे हैं उनका नाम पहले से बन चुका है, ठीक है ना। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं, अब नई नई जो फर्म आएगी उस पर विश्वास करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से एंट्री यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट्स में भी सिमिलर और डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट आपके सेम भी हो सकते हैं एंड आपके डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। कोका कोला एंड पेप्सी एंड ऑल, ये आपके पास क्या है, सेम सेम गुड्स है और डुओपॉली का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली में क्या होता है, पहले हमने देखो मोनोपोली में एक फर्म की बात की थी, एक विक्रेता की। उसके बाद डुओपोली में हमने दो विक्रेता की बात की थी। ओलिगोपोली में हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यू सेलर्स, मतलब कि कुछ विक्रेता होते हैं, चार पांच भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। इस तरीके से कम विक्रेता होते हैं, बहुत ज्यादा विक्रेता नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ बड़े विक्रेता जो है आधे से ज्यादा मार्केट पे कंट्रोल रखते हैं, मतलब कि कुछ ही बड़े विक्रेता के पास आधे से ज्यादा मार्केट का कंट्रोल होगा। जैसे हम देखते हैं ना, हम देखते हैं ये टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हम देखते हैं, एयरटेल है, रिलायंस है, जियो है। तो ये जो है ना, ये क्या करती है, यही कंपनीज मार्केट पे अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ना तो यहाँ पे एक फर्म है ना तो दो फर्म है, बल्कि थोड़ी सी कुछ फर्में हैं जिनका मार्केट पे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जाम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखें तो फ्यू सेलेक्ट्स रहेंगे। इंटरडिपेंडेंस इन प्राइस, यानी कि प्राइसिंग में इंटरडिपेंडेंस रहेगी, जैसे पहले वाले में थी बिल्कुल। उसके बाद आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस रिजिडिटी, यानी कि मूल्य कठोरता की संभावना यहाँ पे हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम बड़े ही अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी हम बेसिक सी चीजें समझ रहे हैं। इसमें मीनिंग आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ये है, बाकी एडवांस लेवल की चीजें हम इसमें आगे डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मूल्य कठोरता आपकी हो सकती है, कठोरता इन द सेंस आपके मूल्य चेंज इजीली नहीं हो पाएंगे, इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं चेंज हो पाएंगे, क्योंकि हम आपके पास हो सकता है कि अब देखो, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने अगर हम मान के चले ना, यहाँ देखिए एयरटेल एंड जियो की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि आपके एरिया में एयरटेल का नेटवर्क सॉलिड चलता है, अच्छा चलता है, तो नो मैटर कि जियो आपके पास कितना ही प्राइस कम कर दे, आप एयरटेल ही लगाएंगे, ठीक है। या फिर अगर जियो अच्छा चलता है तो आप जियो ही लगाएंगे, एयरटेल चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे जितना प्राइस हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी की कहीं ना कहीं संभावनाएं होती है। उसके बाद है आपका हाई बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि बैरियर्स होते हैं एंट्री पे, नहीं इजीली एंटर कर सकते मार्केट में। एंड देन है हमारा होमोजीनियस भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, और आपके पास डिफरेंशिएटेड, यानी कि भिन्न प्रोडक्ट भी आपके हो सकते हैं। इसमें देखिए ऑटोमोबाइल कंपनीज की, जैसे कि होंडाई है, आपके टाटा टाटा है, मारुतिज है, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ली गई है। आगे हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपके पास एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है जहां बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से अपने उत्पादों में थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि विक्रेता आपके पास बहुत है, बेचने वाले तो बहुत है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होंगे ना वो अलग अलग होंगे, उनकी विशेषताएं अलग अलग होंगी। अब ये हमारे पास एक्चुअल मार्केट होती है, जैसे हम डेली लाइफ में मार्केट देखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। अब मान लो हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड्स आते हैं आपके पास, कोलगेट है आपका, पेप्सोडेंट है आपका, आपके वो
माउथ फ्रेशनर टाइप के कुछ आते हैं, वो सारी चीजें उसमें क्या है, वो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं सबकी विशेषताएं आपकी अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है, प्रोडक्ट सबका मतलब काम एक ही है, टूथपेस्ट वाला काम, लेकिन फीचर सबके अलग अलग है, क्वालिटीज सबकी अलग अलग है। तो इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी कंपटीशन है या फिर एक ऐसा बाजार है जहां पे आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे विक्रेता है, बेचने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो आपस में डिफरेंशिएटेड होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, अलग अलग विशेषताओं वाले प्रोडक्ट होंगे। अगर हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी बात करें तो इसमें आता है मैनी सेलर्स, यानी कि सेलर्स आपके पास बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, ये मैंने आपको समझा दिया है। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि प्राइस पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है, थोड़ा सम आंशिक कंट्रोल होता है, यानी कि पूरा नियंत्रण तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल कहीं ना कहीं होता है। मान लीजिए आप जो है कोलगेट यूज करते हैं, ठीक है जी, कोलगेट अगर आप यूज करना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका प्राइस 4-5 रुपए बढ़ भी जाता है ना, तो आप उसका ज्यादा इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका प्राइस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि डायरेक्टली आपके पास 50 रुपीज महंगा हो जाता है, तो आप कोलगेट की जगह पेप्सोडेंट यूज करेंगे या फिर कोई दूसरा यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे है आंशिक कंट्रोल होता है, यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते आप प्राइस को, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते प्राइस को, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यस ये देखिए यहाँ पे लिखा है हैवी यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि अपनी प्रोडक्ट को जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे, जितनी ज्यादा ब्रांडिंग आप करेंगे, उतना ज्यादा वो बिकेगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसमें होता है, जैसे हमारा डेली लाइफ वाली सिचुएशन है कि आपका मुक्त प्रवेश, कोई भी आपका मार्केट में आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे टूथपेस्ट ब्रांड्स की ही यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। तो ये आपके पास कुछ थे आपके सेलर मार्केट के पार्ट्स, जिसमें हमने देखा आपका मोनोपोली क्या है, डुओपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको आज यहाँ समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा इसमें कुछ एक चीजें होती है कि किस तरीके से मोनोपोली को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि मोनोपोली पावर्स को कम कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से एक्ट्स आए थे, क्या क्या हुआ था, उसको हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं बेसिक्स की, और बेसिक्स में आगे आता है आपके पास बायर साइड मार्केट। बायर साइड मार्केट यानी कि खरीदार बाजार आपके पास क्या होता है, जहां पे आपका आपूर्ति मांग से अधिक होती है, यानी कि सप्लाई आपकी ज्यादा है, डिमांड आपकी कम है, ठीक है। डिमांड आपकी कम है और सप्लाई, एस इज ग्रेटर देन डी का मतलब है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड आपकी कम है। अब डिमांड कम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा, ठीक है जी। वस्तु की मांग ही नहीं हो रही है तो प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब देखो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा बेटा कि आप देखते हैं ना कि मार्केट में सेल लगती है ना, वस्तुओं की सेल लगती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इन कपड़ों की सेल लगी है आजकल। तो वो सेल क्यों लगती है, क्योंकि उन वस्तुओं की डिमांड नहीं है मार्केट में, ठीक है जी। या फिर हम कह सकते हैं सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस स्टॉक हो जाता है दुकानदारों के पास में। जिस एक्सेस स्टॉक को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, कम दाम पे वस्तुओं को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम सेल का नाम देते हैं, ठीक है। वो सेल क्यों लगाई जाती है, क्योंकि उनके पास एक्सेस सप्लाई थी, स्टॉक ज्यादा हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, दाम कम हो गई, कीमतें कम हो गई, ताकि डिमांड बढ़ सके आगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास बायर साइड मार्केट की मेन सिस्टम है आपका। इसमें सबसे पहली मार्केट हम पढ़ते हैं मोनोपोसोनी, यानी एकाधिकारी बाजार, खरीदार बाजार। मोनोपोसोनी वह स्थिति है जहां पे किसी वस्तु या सेवा का केवल एक खरीदार होता है। अब देखिए वहां पे हमने बोला था एक बेचने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक खरीदने वाला है, ठीक है जी। मोनोपोली एंड मोनोपोसोनी में डिफरेंस क्या है, मोनोपोसोनी में एक खरीदार है, खरीदने वाला है, और मोनोपोली में एक बेचने वाला था, ठीक है ना। जबकि विक्रेता अनेक होते हैं, बेचने वाले आपके अनेक है, वहां पे आपके खरीदने वाले अनेक थे और बेचने वाला सिर्फ एक था, ठीक है। यहाँ पे उसका उल्टा है। विशेषताएं हैं, सिंगल बायर डोमिनेट्स द मार्केट, यानी कि बायर सिर्फ एक है, बायर्स डिसाइड्स द प्राइस, यानी कि अब खरीदने वाला एक है तो इसका मतलब जितनी वो प्राइस देना चाहेगा वही आपके प्राइस दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपके पास क्या है, सेलर्स कंपीट टू सेल टू द ओनली बायर्स, मतलब कि सेलर में कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि उनको एक ही बायर के पास चीजों को बेचना है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखिए गवर्नमेंट बाइंग मिलिट्री वेपन्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ गवर्नमेंट मिलिट्री वेपन्स को मंगवा रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट एक सिंगल बायर है और आपकी प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हो सकती है, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं आपकी डुओपसोनी की। एंड डुओपसोनी आपके पास क्या सिचुएशन होती है जहां पे केवल दो खरीदार हैं। डुओपोली में था दो बेचने वाले थे, और यहाँ पे आपके डुओपसोनी में है दो खरीदने वाले होंगे, और विक्रेता कई होते हैं, कई सारे विक्रेता होते हैं। वहां पे कई सारे क्रेता थे, खरीदने वाले थे, और बेचने वाले सिर्फ दो थे। यहाँ पे खरीदने वाले सिर्फ दो है और बेचने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आपकी, ये देखिए, पहले विशेषताएं देख लेते हैं। टू लार्ज बायर्स इन्फ्लुएंस मार्केट कंडीशंस, यानी कि दो ही विक्रेता जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद है आपका सेलर्स डिपेंड्स ऑन दीज टू बायर्स, मतलब कि सिर्फ दो ही बायर पे आपकी पूरी सेल डिपेंड करती है। उसके बाद आपका क्या है, हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। यस, बार्गेनिंग पावर तो ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगी ना, जब दो ही पर्सन है तो बार्गेनिंग तो वो करेंगे कि प्राइस कम दीजिए तभी हम आपसे लेंगे, नहीं तो दूसरे पर्सन से लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत है, तो इट मीन्स यहाँ पे बार्गेनिंग पावर आपकी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, टू लार्ज फूड प्रोसेसिंग कंपनीज बाइंग मिल्क फ्रॉम मल्टीपल डेयरी फार्मर्स। अब देखिए, डेयरी फार्मर आपके बहुत है, लेकिन आपके पास फूड प्रोसेसिंग कंपनीज आपकी सिर्फ दो है जो कि मिल्क की डिमांड कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका डुओपसोनी कहते हैं। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, टू लार्ज पब्लिशर्स बाइंग बुक्स फ्रॉम मैनी ऑथर्स, मतलब ऑथर आपके पास बहुत है लेकिन पब्लिशर आपके पास सिर्फ दो है। ठीक है ना, तो इसका मतलब बायर आपके पास सिर्फ दो है और आपके जो सेलर्स है वो आपके बहुत सारे हैं। आगे हम बात करते हैं ओलिगोपसोनी की। ओलिगोपसोनी में आपके पास क्या है, कुछ प्रमुख खरीदार होते हैं। वहां पे कुछ बेचने वाले प्रमुख थे, यहाँ पे कुछ खरीदने वाले प्रमुख है, और विक्रेता आपके पास बहुत अधिक होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। फ्यू बायर्स होल्ड मार्केट पावर्स, यानी कि कुछ ही बायर्स जो है मार्केट पावर को होल्ड करते हैं। एंड बायर्स कैन पुश प्राइस डाउन, और ये जो बायर्स है ये प्राइस को डाउन कर सकते हैं। क्यों डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बार्गेनिंग करेंगे तो प्राइस आपका डाउन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब बेचना तो है ही ना अपनी कमोडिटी को। विक्रेता अगर बहुत सारे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ही। अब कुछ ना बिकने से अच्छा है कि कम प्राइस पे बिक जाए वस्तु। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बायर्स कैन पुश प्राइस डाउन, सेलर्स हैव लेस बार्गेनिंग पावर, मतलब कि जो सेलर्स है बेचने वाले हैं वो कुछ भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, उनको मानना पड़ेगा जितना प्राइस सामने वाला देने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यू लार्ज चॉकलेट कंपनीज बाइंग कोको फ्रॉम मैनी फार्मर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, ओलिगोपोसोनी के कुछ एग्जांपल्स थे। ये देखिए, सुपरमार्केट्स परचेजिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पे आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है आपका, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी अभी थी, कि आपका डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, मार्केट आपके पास क्या होती है, मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ डिसाइड किया जाता है, कीमतें कितनी होनी चाहिए मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, एंड आपके पास मार्केट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऑलिगोपोली क्या है, मतलब बायर साइड मार्केट क्या है, सेलर साइड मार्केट क्या है, आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है। अगर हम बात करते हैं अपनी रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में जो हमारा एग्जिस्ट होती है मार्केट, वो हमारे पास होती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल हम डेली लाइफ की बात करते हैं, वैसे ये ऑलिगोपोली भी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एंड ऑल एग्जांपल्स दिए थे ना, तो ये भी हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आप सभी को ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद भी आगे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जिसके लिए आपको इन चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।